Hello and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are going to discuss about two specific terms that have been used in Constitution और Constitution के एक सब पार्ट में, that is preamble. अभी recently ही RSS के जो चीफ हैं दत्तात्रेय होसबले, उनका ये रिक्वेस्ट आया है कि ये दो टर्म्स, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट या सेक्युलरिज्म, ये दोनों टर्म्स को हमारे प्रियम्बल से हटा देना चाहिए. तो आज के इस वीडियो में वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय सोशलिज्म, व्हाट डू वी मीन बाय सेक्युलरिज्म, और क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ एडवोकेट्स, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, दिस इज नॉट अ रीसेंट इशू कि देयर हैज बीन अ रिक्वेस्ट टू रिमूव दीज टर्म्स. ये टाइम एंड अगेन ये इशू कोर्ट में आता चला गया है. एंड वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्यों ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहने चाहिए. So far सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन दिस डिसीजन कि ये दो वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में रहने चाहिए. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट कि ये दो वर्ड्स हमारे प्रियम्बल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं थे, दे वर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 42nd टाइम अमेंडमेंट हो रहा था, चेंजेस हुए थे, तब ये जो दो टर्म्स थे सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म, ये दोनों टर्म्स को ऐड किया गया था. ठीक है. बहुत सारे अटेम्प्ट्स इसके लिए आए कि ये दोनों टर्म्स को अब हटा देना चाहिए, दिस इज नो मोर, इंडिया इज सो मच मैच्योर, वी डोंट नीड दीज टर्म्स, ऐसे करके टाइम एंड अगेन रिक्वेस्ट आते चले गए. बट कोर्ट हैज सो फार टेकन डिसीजन इन द फेवर ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसे ही रहेगा, इसमें ये दोनों टर्म्स नहीं हटाए जाने चाहिए. ठीक है. अगर ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग इस वीडियो में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, प्रियम्बल क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, इस दो वर्ड्स को हटा देना या लगे रहने से क्या मीनिंग में चेंजेस आ जाते हैं. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट पार्ट. बट देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब हर बार जो ये डिमांड आता है कि आप ये दोनों टर्म्स को हटा दीजिए, वो किस बुनियाद पर आता है, ऑन व्हाट बेसिस पीपल आर क्लेमिंग, एडवोकेट्स आर क्लेमिंग. सुब्रमण्यम स्वामी हैज प्रीवियसली लॉन्च्ड अ कंप्लेंट, मतलब PIL फाइल हुआ था कोर्ट में कि ये दोनों वर्ड्स को हटा देने चाहिए. सो इतने लर्नेड पीपल ये लोग क्यों बोल रहे हैं ये सारे टर्म्स को हटा देने के लिए? That was because कि 42nd amendment जिस समय आया था, when the amendment was introduced, we were into an emergency. The government of India was under an emergency और जिसकी वजह से कोई opposition present नहीं था. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस ला रहे हो तो इन जनरल यू विल हैव टू पास थ्रू द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा, एज वेल एज द अपर हाउस, दैट्स राज्यसभा. आपको ये सारे स्टेजेस से पास करके ही प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ही इस तरीके के अमेंडमेंट्स ला सकते हो. बट जब ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे, दैट वाज अंडर 42nd अमेंडमेंट, देयर वाज नो ऑपोजिशन इटसेल्फ. क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं था तो जो भी एग्जीक्यूटिव बोल रही थी वो प्रेसिडेंट को सुनना पड़ता था, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को जो भी बोलते हैं वो प्रेसिडेंट को अग्री करना होता है. So when 42nd amendment was passed, because there was no opposition, so the president also had to agree to whatever the executive, that is council of minister headed by prime minister, was stating. ठीक है. तो that is the principal basis कि जिस समय ये amendment आया उस समय opposition तो थी नहीं, तो there was no discussion about whether to include this term or remove this term. तो अब क्योंकि हमारे पास एक हेल्दी ऑपोजिशन है, तो नाउ मे बी इट्स द राइट टाइम टू डिसाइड, जज एंड फाइंड आउट वेदर शुड बी कंटिन्यू विद दीज टर्म्स और नॉट. ठीक है. दैट इज वन बेसिस. प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये डिस्कशन हुआ था कि क्या हमें ये सारे टर्म्स को प्रियम्बल में डालना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में लिखा हुआ होना चाहिए दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री और वी आर अ सेक्युलरिस्ट कंट्री. तो उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना था कि कोई कंट्री सोशलिस्ट है या नहीं सोशलिस्ट है उस समय के इकोनॉमिक स्टेटस पे डिसाइड करता है. अगर वो हमारी कंट्री इन फ्यूचर जाके इतनी मैच्योर हो जाती है तो वो अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर सकती है. बट अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये इनग्रेन कर दें, एम्बाइब कर दें ऑन पब्लिक कि आपको सोशलिस्ट होना पड़ेगा बिकॉज आई मेंशन इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन दैट विल बी एन इम्पोजिशन एंड दैट इटसेल्फ इज अवे फ्रॉम डेमोक्रेसी. So Dr. BR Ambedkar and other members of the Constituent Assembly, they had advocated at that time for socialist that this term doesn't need to be there in the Constitution, क्योंकि अगर हम लोग इसको explicitly mention करते हैं then we are imbibing, pressurizing the public to move towards socialism. Or maybe the country that time is mature enough कि we might not continue with socialism, कोई अलग ही तरीके का economic principle आ जाए and we will be continuing to follow that economic principle. ठीक है.
सो दिस वाज ऑल द डिस्कशन अबाउट कि क्यों हमें इंक्लूड करना चाहिए या क्यों हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए. वेयर दैट्स द preamble. So how the preamble reads, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity. ठीक है, तो इसमें ये दो टर्म है, this is what was not present in the original constitution या the original preamble. अब preamble क्या है? Preamble you can understand that this is an introduction to the constitution. हमारी संविधान की जो आधारशिला है, the base, the basics, ठीक है, वो सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है कि हम लोग हमारे लोगों को वी विल इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और हमारे कंट्री को हम लोग ऐसा डेवलप करना चाहेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है, तो दीज आर द की वर्ड्स. ये हमारे, दैट्स व्हाई वी से कि ये आधारशिला है, दिस इज एन इंट्रोडक्शन, दैट्स अ बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये सारी चीजों के बेसिस पर हम लोग इंडिया को डेवलप करेंगे या विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे. और ये सारे एम्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वी विल ट्राई टू एंश्योर इट फॉर ऑल आवर सिटीजंस, सिक्योर इट फॉर ऑल आवर सिटीजंस. ठीक है, तो प्रियम्बल is an summary, an index to the entire constitution. अगर आपको पूरी की पूरी constitution पढ़ने का समय ना हो तो read the preamble, you will be able to understand कि इस पूरे बुक में ये पूरी लॉ के थ्रू हम लोग क्या चीज को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, and that's the preamble. So that is the significance of preamble. अलग अलग केसेस में कोर्ट ने भी ये बोल रखा है कि preamble is inherently the part of the constitution. It's not that it is away from constitution. पहले भले ही ऐसे डिसीजंस आए थे, but later on court decided that preamble is inherently the part of the constitution. तो जो भी preamble में लिखा है उसी को हम लोग पूरे constitution के थ्रू इनैक्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, so that was about the preamble. और इसमें ये दो टर्म्स 42nd अमेंडमेंट से आए थे. ओके, नाउ talking about these two terms in detail. What is secularism? Secularism कहने का मतलब है कि we are respecting all religions equally. ठीक है, Indian secularism is very different from Western secularism. जैसे Indian secularism में we follow that we will be respecting all religions equally. On the other hand, Western secularism का क्या कंसेप्ट है? Western secularism कहता है कि गवर्नमेंट को, दैट स्टेट को, पब्लिक से रिलीजियस मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. The state should not interfere in the religious matters of the public. But on the other hand, if you see, Indian secularism is very different. हमारे secularism में हम लोग कहते हैं that we will be giving अलग अलग, let's say हज पिलग्रिमेज के लिए भी आपको कुछ कोटा सिस्टम, कुछ फंड्स मिलते हैं. ऑन दी अदर हैंड अमरनाथ यात्रा के लिए भी आपको, या फिर अलग अलग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी आपको कुछ फंड्स मिलते हैं. ठीक है, सो डिफरेंट रिलीजन को अपब्रिंगिंग के लिए, बेटरमेंट के लिए देयर आर डिफरेंट मेजर्स, और गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को सपोर्ट करती है. हाउ डू वी डू दिस? इज बाय आर्टिकल 25, 26, 27, 28. कुछ ऐसे फंडामेंटल आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं जिसके तहत स्टेट ने ये बोल रखा है दैट पब्लिक इज फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपगेट, अपना रिलीजन को बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, अपने रिलीजियस प्रीचिंग्स को दूसरों को बताने के लिए यू हैव ऑल द फ्रीडम. ठीक है, सो ये आर्टिकल्स के थ्रू इंडियन सेक्युलरिज्म में वी हैव इंश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट, द स्टेट विल हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन. There is one more thing which is very unique to Indian secularism. The very unique aspect is कि Indian secularism talks about relationship between human to human. It doesn't talk about relationship between human to God. जो relationship एक इंसान का उनके भगवान से है, that is very independent and individualistic. बट कोई इंसान का रिलेशन किसी दूसरे इंसान से रिलीजियस मैटर्स में कैसा होना चाहिए इज ऑल डिफाइंड बाय द इंडियन सेक्युलरिज्म. दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन. Indian secularism is not a question of religion. It is a question of humanity. It is the question of law. Question of law between two human interactions, religious interactions किस तरीके के होना चाहिए, उसका क्या लिमिट होना चाहिए, उसे किस हद तक हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं. That is all about Indian secularism, and that is what makes Indian secularism very very unique to Western secularism. Western secularism is a very blank concept, very blank concept. अगर religious rights हो रहे हैं तो state उसके बीच में intervene नहीं करेगी. अगर कोई इंसान किसी religion को follow कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बीच में गवर्नमेंट, स्टेट उस रिलीजन में, उस डिस्कशंस में नहीं पड़ेगी. बट इफ देयर आर रिलीजियस राइट्स इन इंडिया, वी स्टिल इंश्योर कि आप लोगों के सारे राइट्स फुलफिल होने चाहिए. ठीक है,
So that is the difference between Indian secularism and Western secularism. And one thing that we have ensured through Indian secularism या 42nd amendment also for that matter, कि ये जो term secularism बोल के add हुआ to the preamble, this was just a formal addition. जिस तरीके का secularism हम लोग follow कर रहे हैं, this is already accepting the existing system of secularism. जो इंडियन सेक्युलरिज्म हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो तो वैसे ही चल रहा है. 42nd अमेंडमेंट से वी हैव जस्ट एडेड अ वर्ड, इट वाज जस्ट मेड फॉर्मल. ठीक है, दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू सेक्युलरिज्म. टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या कहता है कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी हेल्ड बाय सोसाइटी, बाय पब्लिक. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, सोशलिज्म को क्यों ऐड किया गया था, जिस समय ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, ऑल्दो इट वाज एडेड, बट दैट वाज टू फॉर्मलाइज द इमेज ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम. जो उस समय की सरकार थी ना, द इंटेंशन वाज कि हमें गरीबी हटाना है, हमें कुछ कंपनीज को नेशनलाइज करना है, क्योंकि हमारा प्राइमरी इंटेंशन इज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. ठीक है, अगेन इंडियन सोशलिज्म इज वेरी डिफरेंट, इट इज अ वेरी इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म. उस समय की सोसाइटीज में जो सोशलिज्म फॉलो हो रहा था, चाहे वो चाइना हो या यूएसएसआर हो, और फॉर दैट मैटर पोलैंड या क्यूबा या कोई भी और कंट्री हो, जहां सोशलिज्म फॉलो हो रहा था, उसमें सोशलिज्म ओनली मेंट नेशनलाइजेशन. हर एक कंपनी को नेशनलाइज करते चले जाओ एंड इट विल गो टू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल रीडिस्ट्रीब्यूट दैट इनकम टू पीपल. बट द सोशलिज्म दैट वी वर फॉलोइंग up to 42nd amendment or even after that, the court says कि ये जो socialism हम लोग follow कर रहे हैं, this socialism is based on the principle कि we have to follow just कुछ हद तक nationalization होगा, but कुछ हद तक we will allow the private industries also to stay. उस समय तक ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रहे थे और कुछ कंपनीज को नेशनलाइज किया गया था. फॉर एग्जांपल सर्टेन बैंक्स वेर नेशनलाइज, सर्टेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेर नेशनलाइज. उनका इंटेंशन ये था व्हेन इट वाज नेशनलाइज्ड या सोशलिज्म जब इंट्रोड्यूस किया गया, द इंटेंशन वाज कि द गवर्नमेंट इज हैविंग द इंटेंशन ऑफ गरीबी हटाओ, गवर्नमेंट इज हैविंग द इंटेंशन ऑफ दैट वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्ड बाय द सोसाइटी इनडायरेक्टली वाया द गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट विल बी द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज हेल्ड बाय सोसाइटी. तो ये सारे सोशल रिसोर्सेज ही हैं. ये सारे पिक्चर को फॉर्मलाइज करने के लिए सोशलिस्ट एज अ टर्म वाज, सोशलिज्म वाज एज अ टर्म वाज एडेड. So that is how we understood कि Indian socialism was very different. हम लोग कुछ हद तक नेशनलाइजेशन कर रहे थे और बाकी सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में कंटिन्यू करने दे रहे थे. ऑन दी अदर हैंड, all other countries which were undergoing some form of communism या communism और socialism के बीच के जो इकोनॉमिक्स थे, वो इकोनॉमीज थे, वो सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे, that they were nationalizing. सब चीज नेशनलाइज कर दो, प्राइवेट कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा, everything will be earned by the government and government will redistribute the wealth to ensure complete equality. तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के इंटरमीडिएट का कुछ पाथ था. ठीक है, जो कहता है कि विच रिक्वायर्स कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीट इक्वालिटी हो जानी चाहिए, बट इसमें भी अपने कुछ फ्लॉज होते हैं. सो वी मूव्ड टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म वेरी यूनिक, दैट वी डिड नॉट नेशनलाइज ऑल द कंपनीज. ठीक है, तो दिस वाज ऑल्सो नॉट जस्ट नेशनलाइजेशन. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट कि ये जो अलग अलग टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एडवोकेट्स भी फॉर दैट मैटर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैड ऑल्सो रजिस्टर्ड केस, PIL फाइल किए थे कोर्ट में, ये बोलने के लिए कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म इज नो मोर रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो लेट अस गेट दीज टू टर्म्स रिमूव्ड. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, very important thing that the Supreme Court said with respect to secularism was कि जिस समय हमारा constitution बन रहा था, उस समय secularism was not a very specific term, it was a very generic term. तो बहुत ही imprecise definition था, it was very imprecise. इसका मतलब secularism is this and it is not this, ये इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन था नहीं था. इंडियन सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो सेक्युलरिज्म, आप सब कोई सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहे हो. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद, अलग अलग केसेस होल्ड करने के बाद, बहुत सारे केसेस में डिसीजंस लेने के बाद, नाउ कोर्ट हैज ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ आइडियाज, very unique blend of respecting different forms of religion.
तो अब जो हमारे पास सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है, इट्स अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन. वी हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को इंप्लीमेंट करने से लार्जली वी आर एबल टू फॉलो इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म. ठीक है, especially because West had created this idea कि whenever you talk about secularism it is always anti-religion, क्योंकि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वही था. वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वाज कि रिलीजन विल नेवर बी अ कनेक्टिंग थ्रेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. अगर आप रिलीजन डिस्कस कर रहे हो देन यू आर नॉट अ सेक्युलर कंट्री. दैट वाज द कंसेप्ट दैट वेस्टर्न कंट्रीज हैड क्रिएटेड. बट इंडिया नलिफाइड दिस कंसेप्ट कि नहीं, ऐसी बात नहीं है. लुक एट अस, we have continued the thread of religion despite of this fact that we have continued to follow secularism. सर्व धर्म संभाव फॉलो करते हैं. ठीक है, सो इसलिए भी हमारे लिए ये टर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट राइट टू रिमूव दिस नाउ दैट बिकॉज वी हैव अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म करंटली. ठीक है, वी हैव नॉट ओनली इवॉल्व द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म बट इन फैक्ट द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म ऑल्सो. और ये जो नया मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, नया मीनिंग ऑफ सोशलिज्म दैट इंडिया हैज क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड इट इज फॉर वेस्टर्न कंट्रीज टू फॉलो. बट दिस शुड नॉट बी रिमूव from our constitution because it has been evolved and it is very very unique to the country. That is what was the Supreme Court's interpretation of why these two terms so far should not be removed from the preamble. With that we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.